हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक ऐसी खबर शेयर करूंगा जिसको सुन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप DHFL के शेयर होल्डर हैं तो आपको बहुत खुशी होगी। इवन आप एक डिपॉजिटर हैं इस कंपनी के अंदर, तब भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। लेकिन शुरू करें अब उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। फर्स्ट रिक्वेस्ट तो ये है कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। DHFL की हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगा फ्राइडे के दिन की सिचुएशन। देखिए अभी की क्या सिचुएशन है मैं आपको वो नहीं बता पाऊँगा। फ्राइडे को क्या था मैं आपको जल्दी से क्विकली बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए 18.15 की ओपन प्राइस के बाद 18.95 का अपर प्राइस बैंड लॉक हो जाता है, उसी के ऊपर बंद भी होता है। 4.99% लगभग 5% की तेज़ी के साथ बंद होता है और उम्मीद है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में 10% का अपर सर्किट लग गया होगा, राइट। 60,39,334 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया था, जहां पे 100% की डिलीवरी। सोच सकते हैं 100% की डिलीवरी। यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से पता चलता है कि लोगों को इसके अंदर बाइंग करने की होड़ लगी हुई है। लोग इसके अंदर बाई करने के लिए मतलब एकदम पागल हो चुके हैं। लोग बाई करना है, बाई करना है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का भरोसा है कि मैनेजमेंट कुछ भी हो इसके फेवर में ही आएगा, डिसीजन इसके फेवर में ही आएगा। और मुझे भी लगता है क्योंकि कंपनी को सरवाइव कराना प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि उसको डिस्ट्रॉय कराना। मैं आपको इस मुद्दे के ऊपर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में लगातार बात करने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग कंपनीज़ के माध्यम से। कभी आरकॉम हो जाती है, कभी वोडा आइडिया हो जाती है, कभी खुद दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। चलिए मैं आपसे बात करता हूँ बड़ी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के Q4 के नतीजे आ चुके हैं और कंपनी को 96.75 करोड़ का इस बार Q4 के अंदर कंसोलिडेटेड बेसिस पे प्रॉफिट हुआ है। काफ़ी दिनों बाद इसको प्रॉफिट हुआ है। ये ब्लैक का मतलब होता है कि काफ़ी दिनों बाद जो है कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, पहले लॉस में चल रही थी। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने कंसोलिडेटेड बेसिस पे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 7,507.01 करोड़ का नेट लॉस बुक किया था। देख सकते हैं कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है प्रीवियस फिस्कल ईयर के सेम क्वार्टर में और इस जो अभी फिस्कल ईयर हमारा निकला है इसके सेम क्वार्टर में, यानी फिस्कल ईयर 2021 और फिस्कल ईयर 2020 के अंदर दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं आप। आई होप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं अब एक एक चीज़ बताने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिस्कल ईयर 2021 का मतलब जो करंट क्वार्टर चल रहा है, इसके पहले वाला जो क्वार्टर अभी निकला है, जिसके क्वार्टर का नतीजे आए हैं, वो फिस्कल ईयर 2021 का Q4 था, जबकि फिस्कल ईयर 2020 के Q4 का मतलब फिस्कल ईयर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, टोटल रेवेन्यू की बात करें ऑपरेशन से कंपनी को इस बार 2034.53 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2623.40 का करोड़ का इनको रेवेन्यू हुआ था। देख सकते हैं थोड़ी सी गिरावट है यहाँ पे। अगर हम इसमें से इंटरेस्ट इनकम की बात करें केवल, तो Q4 में जो टोटल रेवेन्यू ऑपरेशन से निकला है इनका 2034.53 करोड़ है। इसमें से इनको इंटरेस्ट इनकम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है 2019.15 करोड़ की, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू हुआ था 2623.40 करोड़, जिसमें से इंटरेस्ट इनकम 2393.60 करोड़ हुई थी। पूरे कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, कंप्लीट क्वार्टर की बात करें, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो कंपनी को कंसोलिडेटेड बेसिस पे नेट लॉस हुआ है 15,051.17 करोड़ रुपए का, जबकि प्रीवियस
फाइनेंशियल ईयर के अंदर 13,426.85 करोड़ का नेट यहाँ पे कंपनी को लॉस हुआ था, राइट। तो देख सकते हैं लॉस थोड़ा सा हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन Q4 में काफ़ी सिचुएशन सुधर चुकी है। टोटल रेवेन्यू की बात करें ऑपरेशन से पूरे फिजिकल ईयर 2021 के लिए, तो वो आ रहा है 8,770.65 करोड़ रुपए, जबकि फिजिकल ईयर 2020 के अंदर टोटल रेवेन्यू आया था ऑपरेशन से 9,557.96 करोड़ रुपए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी की तरफ से बताया गया कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास अभी भी 10,209.62 करोड़ रुपए जो है डिफर्ड टैक्स एसेट के रूप में मौजूद है एज ऑन March 31, 2021। देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है, यहाँ पे ध्यान से इस फिगर को देखिएगा। देखिए लिखा है यहाँ पे 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 20,962 लाख। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब लिखा है 10,209.62 करोड़ रुपए की बात हो रही है। तो इतना अमाउंट जो है कंपनी के पास डिफर्ड टैक्स एसेट के रूप में है। डिफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है? ये एक ऐसा अमाउंट होता है, ये एक तरीके का कैरी ओवर लॉस होता है जो किसी भी कंपनी के लिए एक सहूलियत देता है कि आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स में उसको एडजस्ट कर सकता है, ताकि उसकी टैक्सेबल इनकम जो है, जो टैक्सेबल इनकम है उसमें इसको एडजस्ट कर सकता है ताकि उसको टैक्स कम देना पड़े। बात को समझ रहे हैं? आई होप आप समझ पा रहे हैं। कंपनी जो है यहाँ पे IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का जो प्रोविज़न है, जिसमें ये अलाउ करती है कंपनीज़ को जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही हैं कि उनके ऑपरेशंस को प्रिजर्व रखा जाए, कोई उसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है, रिजोल्यूशन प्रोसेस है, वो पैरेलल चलता रहेगा, लेकिन उनके ऑपरेशंस में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसके चलते कंपनी जो है अभी भी पूरी तरीके से फंक्शनल है। कंपनी की तरफ से कोई भी प्रोविज़न नहीं किया गया था जो इन्होंने बोरोइंग्स कर रखी थी, जो बोरोइंग्स ले रखी थी, जैसे कि Q4 के लिए जो बोरोइंग्स ले रखी थी 1,912.13 करोड़ रुपए, जबकि पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कंपनी ने 7,651.55 करोड़ रुपए का टोटल बोरोइंग कर रखा था। लेकिन इन दोनों बोरोइंग्स के खिलाफ जो है कंपनी ने प्रोविज़न नहीं किया था। ऑलराइट, DHFL के मैनेजमेंट की तरफ से एक चीज़ ये भी बताई गई कि जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो बोरोवर्स थे, जिन लोगों ने उधार लिया था, उन सभी को कंपनी जो है रिफ़ंड करेगी कंपाउंड इंटरेस्ट को, यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को, जैसा कि RBI के सर्कुलर में प्रोविज़न किया गया है कोरोना वायरस के चलते। ठीक है, और यहाँ पे कोरोना वायरस से जुड़े हुए, पैंडेमिक से जुड़े हुए जो बिज़नेस डिसरप्शन है, उसको लेकर के कंपनी ने कहा कि कोई क्लियरली प्रेडिक्ट कर पाना, प्रिसाइसली प्रेडिक्शन करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। इसलिए जैसी सिचुएशन होगी, जिस तरीके का माहौल होगा, उस तरीके का बिज़नेस भी चलता रहेगा। सो आई होप कि आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं समझा पाया हूँ अच्छे से, और आप मेरी बात को पूरी तरीके से समझ पाए होंगे। गाइस, DHFL को लेकर के कपिल वाधवन सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के खिलाफ बहुत सारे सबूत जो है, बहुत सारी बातें जो है उनको ओपनली बता दिया है कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फेवर में जो जजमेंट, जो कपिल वाधवन जी के फेवर में जो NCLT ने जजमेंट दिया था, उसको नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने साइड कर दिया था, जिसको लेकर के कपिल वाधवन जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे। और सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ैसला आएगा वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होगा, और जैसे कुछ आता है आगे मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूँगा। टिल देन टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।